Good evening, students. Today we will discuss next chapter, that is properties of matter. और दूसरा नेम क्या है इसका? इलास्टिसिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इलास्टिसिटी. ठीक है, इलास्टिसिटी. अब तक जो हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 9 है ये आपका. इससे पहले हमने रिजिड बॉडी डिस्कस किया था रोटेशनल मोशन में. और जो रिजिड बॉडी थी वो क्या होती थी हमारे पास? रिजिड बॉडी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो शेप है या फिर जो साइज है बॉडी का वो चेंज नहीं हो रहा, कि बॉडी अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं कर रही. दैट इज जब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स. तो हमने उसको क्या बोला था? दैट द बॉडी इज रिजिड. जैसे हमने सॉलिड्स की एग्जांपल ली थी उसमें. बट देखिए ये जो चीज़ है ये आइडियली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली जैसे हम रबर बैंड की एग्जांपल लेते हैं. रबर बैंड को जब अगर हम रबर बैंड को खींचते हैं तब क्या होता है? एक बार वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, देन लेकिन वो क्या है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है. जो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. जो कि आज का हमारा चैप्टर है, दैट इज इलास्टिसिटी. क्लियर है? देखो वहां पे क्या था रिजिड बॉडी में कि आपने बाहर से फोर्स अप्लाई की बट उसने शेप और साइज अपना चेंज नहीं किया. ये चीजें आइडियली तो पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं. अब इलास्टिसिटी में क्या होता है? यहाँ पे आप जो ये एक्सटर्नल फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी के केस में? इसी फोर्स को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स. डीफॉर्मिंग फोर्स का मीनिंग क्या है? कि जिसने उसकी जो शेप है उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया. अब जैसे रबर बैंड है, उसको मैंने जब खींचा तब क्या हुआ? एक बार वो इलोंगेट हुआ, देन वो कंप्रेस हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया. दैट इज नोन एज अवर इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी की आप दो डेफिनेशंस दे सकते हो. फर्स्ट डेफिनेशन तो क्या है कि टेंडेंसी किसी भी बॉडी की किस चीज के? टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, कि वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में क्या हो जाए? उसको रीगेन कर ले. कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स. जब आपने डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले? रीगेन कर ले. दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी. या फिर आप दूसरी तरीके से इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, हर बॉडी है जो उसकी टेंडेंसी क्या है? दैट इट अपोजिस, किस चीज को वो अपोज करता है? टू चेंज इन इट्स पोजीशन, शेप और साइज. अगर कोई भी बॉडी की पोजीशन, शेप या फिर साइज चेंज हो रहा है तो हर बॉडी क्या कोशिश करती है? उसको अपोज करने की कोशिश करती है. वो क्या चाहती है कि उसकी जो पोजीशन है, शेप है, जो साइज है, वो चीजें चेंज ना हो. मीन्स आप इलास्टिसिटी को दो तरीकों से डिफाइन करेंगे. फर्स्ट हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं. देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या है इलास्टिसिटी की? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज its shape or size, to oppose change in its shape or size, कि उसका साइज या फिर शेप में अगर कोई भी चेंज आ रहा है उसको वो क्या करेगी? अपोज करेगी. या फिर दूसरी जो एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन है वो क्या है? ज़्यादातर बुक्स ये डेफिनेशन देती हैं. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स की आप बात कर सकते हो. ठीक है. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन
ओरिजिनल शेप और यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन, शेप और साइज कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, जब हमने डीफॉर्मिंग फोर्स को क्या किया? रिमूव कर दिया, इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो दो तरह से हम इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसके बेस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? अगर मैं बात करूं कि रबर और स्टील में से ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे रबर, क्योंकि हमने रबर को जब खींचा तो क्या हुआ? वो इलोंगेट हुआ। बट जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तब क्या हुआ? वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो आप बोलेंगे दैट रबर इज द मोर इलास्टिक। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सही भी है। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स अप्लाई की तो वो इलोंगेट हुआ, फोर्स रिमूव किया तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। बट अगर मैं दूसरी डेफिनेशन पे जाऊं, दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि उसकी जो शेप या फिर साइज में जो भी चेंज आता है उसको वो क्या करेगा? अपोज करेगा। तो वो प्रॉपर्टी किस में ज्यादा है? स्टील की। तो इसके अकॉर्डिंग तो दोनों चीजें क्या हो रही हैं? सही हो रही हैं आपके पास, रबर भी इलास्टिक है, स्टील भी। बट हियर इन दिस केस योर आंसर इज दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर हम इसका रीजन देखें, वो क्या है? एक तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रीजन आपका सही है। दूसरा आप देखिए क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लगेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखिए, जो भी बॉडी है, जैसे हम स्प्रिंग की बात कर लें, स्प्रिंग को अगर आप बहुत ज्यादा इलोंगेट कर देंगे, काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करके अगर हम इलोंगेट कर देंगे, तो एक लिमिट ऐसा आएगा यहाँ पे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगा। सिमिलरली ये केस है आपके पास स्टील का। जो स्टील है इसमें जो इलास्टिसिटी है वो रबर के कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर आप स्टील की कोई पतली सी प्लेट ले रहे हो, थिन प्लेट लेते हो, और उसको आपने मीन्स ऐसे थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी से क्या करेगा? वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मतलब अपनी पोजीशन से जल्दी से उस तरफ जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जल्दी से ही वापस आएगा एज कम्पेयर टू द रबर। तो जो स्टील है उसमें जो इलास्टिसिटी है वो एज कम्पेयर टू रबर क्या है? ज्यादा है। मान लो आपने सेम फोर्स इस पे अप्लाई किया रबर बैंड पे, तो इसके जो वापस आने की जो वो है, और जो स्टील के वापस आने की कैपेसिटी है वो स्टील के केस में आपकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द रबर। सो स्टील इज मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू द रबर। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखना पड़ेगा हमें, अप टू ए सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देगा? लूज कर देगा। अगर हम ऐसी स्टील है जो उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे, जिसको कि हमने क्या बोला था? अप्लाइड फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो अगर वो थिन प्लेट है तो हो सकता है वो बेंड अप हो जाए, और अगर वो बेंड अप होगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ही नहीं आएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही ये वैल्यू ये आपकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है ये वैलिड है। नेक्स्ट आपके पास इसमें आता है कि जो ये इलास्टिसिटी है, व्हाई दिस इलास्टिसिटी अकर्स, कि इलास्टिसिटी आती क्यों है, तो उसको हम किसके थ्रू समझते हैं? एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कि आपके पास अगर हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, मान लो कोई सॉलिड है और उसके ये क्या है? पार्टिकल्स हैं, या फिर आप मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, ठीक है। अब इनमें क्या है? ये इनके बीच क्या इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है। ये एक सॉलिड है, सॉलिड के क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच क्या है? जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। या फिर आप इसको स्प्रिंग भी ले सकते हो, और इसके जो ये स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं
इनके बीच में क्या है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है। अब देखो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, इसको भी ऐसे ले लो इस तरफ, मान लो जी इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इन सबके बीच में है आर नोट। क्लियर है। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो सब जगह से जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा स्प्रिंग। जैसे ही हम फोर्स को, जो हमने अप्लाइड फोर्स थी उसको रिमूव करेंगे, तब ये ओरिजिनल पोजीशन पे क्या चले जाएंगे, वापिस चले जाएंगे। बट ये वापिस क्यों जाते हैं, इसका मीनिंग क्या है, जो आपने देखो फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, या फिर जिसको क्या क्या बोल रहे हो, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आई। बट ये वापिस कैसे गया, इसका मीनिंग वापिस जाने के लिए इनके पास क्या थी, कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स थी। स्प्रिंग के केस में हमने डिस्कस भी किया, माइनस के एक्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या हो गया, स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापिस चला गया। और इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जिसके कारण क्या आती है, स्प्रिंग में इलास्टिसिटी अकर होती है। दूसरी अब चीज क्या है, अब एक हम ग्राफ शो कर रही हूं मैं आपको। ग्राफ में क्या है कि एक साइड आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है। लेट आर नोट इज द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। लेट इस साइड आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब जो ग्राफ है वो है इस तरह से, दिस इज अ ग्राफ, दिस ग्राफ इज विजिबल टू यू। ओके, अब देखिए जो ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी और इस पॉइंट पे ये क्या होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी इस पॉइंट पे मिनिमम होगी। अगर आप इस तरफ जाएंगे तब भी ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, इस तरफ आएंगे तब भी ये इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और ये है जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है हमारे पास, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है, दैट इज आर नोट। अब जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सब क्या चाहती हैं कि वो क्या हो, स्टेबल हो। और स्टेबल रहने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट शुड बी मिनिमम। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस पॉइंट पे है, यहाँ पे ये इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है आपका। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस किया कि उनके बीच में क्या था है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स थी। जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब वो अपनी ओरिजिनल शेप पे किसके कारण वापस आता है, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण या फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण। तो हर चीज दुनिया में क्या चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। और स्टेबल कब होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होगी, मिनिमम होगी। जैसे ही वो इस पॉइंट पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। जैसे ही इस पॉइंट पे जाएगी तब भी वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। तो अपनी स्टेबिलिटी को रखने के लिए जो सॉलिड्स हैं उनके बीच क्या होता है, एक इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसी में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस क्या है, अगर हम स्ट्रेस की डेफिनेशन करते हैं, स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। कि हमारे पास फोर्स कितनी एक्ट हो रही है पर यूनिट एरिया पे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स कितनी एक्ट हो रही है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और इसको आप सिग्मा से डोनेट करते हो, फोर्स अपॉन एरिया। बट जहां पे जो ये फोर्स लेते हो दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो भी हमने डिस्कस किया किसके इक्वल थी, इट शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और इसके जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसके डिमेंशंस की बात करें तो डिमेंशंस क्या आएंगे, फोर्स के क्या होते हैं, m l (T⁻⁻²), एरिया के l²। तो डिमेंशंस ओवरऑल बने आपके पास
एम एल रेज टू पावर -1 टी रेज टू पावर -2। और जो ये स्ट्रेस होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए स्ट्रेस में क्या है कि हमारे पास फोर्स कितनी एक्ट हो रही है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे समझ सकते हो, लाइक आपके पास क्या है, ये एक स्टील की रोड है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा हट जाएगा। क्लियर है? मान लो ये आपके पास डॉटेड एरिया है इसका, ठीक है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ भी ये थोड़ा इलोंगेशन शो करेगा। अगर आप इस तरफ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे मान लो फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और इस तरफ भी ये इससे आगे शिफ्ट हो जाएगा, फोर्स अप्लाई करने से आगे शिफ्ट होगा ये। क्लियर है? दिस इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, कि इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, टेंशन आ रही है, टेंशन फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज नॉन ए टेंसाइल स्ट्रेस। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर आपके पास मान लो कोई सॉलिड है किसी लिक्विड में, मान लो दिस इज सम सॉलिड एंड इट इज प्लेस्ड इन सम लिक्विड, तो लिक्विड क्या करेगा, इस सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, इसकी जो शेप है या इसका जो एरिया है वो क्या हो जाए, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मीनिंग ये जो वाटर है, जो भी ये लिक्विड है, ये इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इसके हर एरिया के ऊपर। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी उसके कारण क्या होगा कि इसका जो प्रेशर है उसमें क्या आएगी, कुछ ना कुछ चेंज आएगी। इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये अपना जो एरिया है इसको कम कर लेगा, ठीक है। ये तो इसको समझने के लिए था। नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन इलास्टिसिटी को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं। अब देखिए स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन है आपके पास चेंज इन डिमेंशन टू द ओरिजिनल डिमेंशन। स्ट्रेन क्या है हमारे पास, चेंज इन डिमेंशंस टू दी ओरिजिनल डिमेंशन। ये रेशो बता रहे हैं आपको कि ओरिजिनल डिमेंशन क्या है और चेंज इन डिमेंशन क्या है। जैसे चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके अकॉर्डिंग इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है, फर्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड है आपके पास दैट इज शीयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या है, मान लो आपके पास क्या है, ये कोई रोप है, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने से ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, जो भी स्ट्रिंग होगी या रोप होगी ये क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा एक बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो इसका मीनिंग अब ये इतना क्या हो गया, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, दिस इज इट्स ओरिजिनल लेंथ एल, और इतनी लेंथ क्या होगी इसकी, चेंज होगी, दैट इज डेल्टा एल। तो आप इसको कैसे लिखते हो, स्ट्रेन को आप डिनोट करते हो ई से या आप साइलेंस से। चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कि चेंज कितना आया। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वही है कि मान लो कोई सॉलिड है, वो आपका किसी वाटर में पड़ा है या फिर फ्लूइड में प्लेस हो रखा है, तो इसके हर पॉइंट पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। जब हर पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है उससे क्या होगा कि इसका एरिया है जो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम है जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये क्या आएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम उसका कितना था। बट क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन भी आता है। या फिर आप यहाँ पे सूटकेस की एग्जांपल भी ले सकते हो। सूटकेस में क्या होता है, पहले उसकी शेप, ओरिजिनल शेप जो होती है
देन हम उसमें प्रेस कर करके क्या करते हैं, कपड़े क्रॉस वायर डालते हैं, तब उससे क्या है कि हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास शीयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शीयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेन में क्या होता है, मान लो आपके पास ये कोई सिलेंडर है, जब आप इसके इस पॉइंट पे टेंजेंशियल इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, तब क्या होता है कि ये अपनी ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन थी, लेट दिस इज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाता है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। दिस इज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो इसका जो अपवर्ड वाला पोर्शन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है। लेट जो ये शिफ्ट हुआ दैट इज डेल्टा एक्स, और जो ये इसकी लेंथ है दैट इज द एल, और यहाँ पे मान लो जो एंगल है दैट इज द थीटा, कि थीटा एंगल से ये शिफ्ट हो गया। तो आपके पास जो शीयरिंग स्ट्रेन होता है इसको आप कैसे लिखते हो, डेल्टा एक्स अपॉन एल, कि कितने से ये शिफ्ट हुआ अपॉन में एल। और अगर मैं इस ट्रायंगल से tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है यहाँ पे दैट इज एल, ठीक है। बट जहाँ पे जो थीटा है, जो ये शिफ्टिंग हुई है, ये क्या है, बहुत ही लेस है। अगर थीटा आपके पास स्मॉल है तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इट शुड बी नियरली इक्वल टू द थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्या आपके पास चेंज कितना आया है, कितना वो शिफ्ट हो गया, दीज आर नॉट विजिबल, तो हम इसको इस साइड लिखते हैं। E इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एल। अगर ये डेल्टा एक्स अपॉन एल है तो यहाँ पे थीटा एंगल से ये शिफ्ट हुआ है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एल। बट यहाँ पे जो ये tan थीटा है आपका, इसको हम कहीं और लिख रहे हैं, जो ये tan थीटा है इसको आप tan थीटा भी लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल। बट थीटा स्मॉल होने के कारण tan थीटा नियरली इक्वल हो जाएगा थीटा के, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एल। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज हुक्स लॉ। ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।